बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं डॉक्टर इरफान, आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस वक्त दो मौज़ूआत हैं जो कि बड़े जिनके ऊपर बात हो रही है। एक तो ये कि जावेद चौधरी साहब ने एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में उन्होंने कुछ दावा किया कि मुझे साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से ये बातें बताई गई हैं। वो इंटरव्यू कोर्ट हुआ, मुख्तलिफ जगहों पे उसके ऊपर तबसरे हुए और तहरीक इंसाफ की तरफ से बड़ा गम गुस्से का इजहार किया गया। लेकिन साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से उसके हवाले से कोई ऑन द रिकॉर्ड ऐसी चीज़ नहीं है कि वाकई उन्होंने ये बातें की, या जावेद चौधरी साहब ने, जो कि मुल्क के एक बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, या उन्होंने अपने तजर्बात और मुशाहिदात की रोशनी में इतने बड़े दावे कर दिए। फिर बाद में जावेद चौधरी साहब ने इसके ऊपर थोड़ा बहुत यू टर्न भी लिया और उन्होंने कहा कि जी बातें तोड़ मरोड़ के पेश की गई। जब आप खुद लिख रहे हैं तो कोई और उसको कैसे मरोड़ सकता है या तोड़ सकता है, ये अजीब सी बरल बात है। फिर इसके अंदर एक और ट्विस्ट आया। कल मुल्क के मारूफ साफ़ी हैं, सीनियर साफ़ी हैं जनाब आफ्ताब इकबाल साहब, मैंने उनके साथ बड़ा काम किया और बड़े क्रेडिबल किस्म के शख्स हैं। मेरा ये ख्याल है कि वो कभी भी अपने से कहानियाँ गढ़ने के ऊपर यकीन नहीं रखते। तो उन्होंने इसके ऊपर बात की है। उन्होंने कहा कि जी वो साबिक आर्मी चीफ से मंसूब जो आर्टिकल है उसको आफ्ताब इकबाल साहब ने कहा है कि ये उन्होंने खुद ही लिखा है और उसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आफ्ताब इकबाल साहब की जो शख्सियत है, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसके बाद इस बहस को, इस मुद्दे को तो यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। अगर आफ्ताब इकबाल साहब ने कह दिया तो इट मीन्स के उनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ठीक है। दूसरी खबर और बड़ी खबर जो जिस तरफ मैं आपको लाने जा रहा हूँ कि इलेक्शंस क्या होने जा रहा है। इलेक्शंस में अब जो आने वाले दिनों में सूरत-ए-हाल बनेगी, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, इसके ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक टीवी प्रोग्राम में भी बात की। तो ज़मीनी जो हक़ाइक़ ये हैं कि इलेक्शन कमीशन की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही। उनको फाइनेंस के हवाले से भी मसाइल आ रहे हैं और इंतज़ामात के हवाले से भी मसाइल आ रहे हैं। और इमरान खान साहब का मुतालबा भी ठीक है, लाहौर हाई कोर्ट की इसके ऊपर डायरेक्शन भी है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी मामला कोर्ट में चला गया। लेकिन समझने की बात यह है कि अब इस वक्त हम कहाँ फंसे हुए हैं। अगर ये इलेक्शन लेट्स सपोज विद इन 90 डेज़ हो जाते हैं, तो अगर इमरान खान ये दोनों इलेक्शन जीत जाते हैं तो पीडीएम वाले जनरल इलेक्शन में ये कहेंगे कि क्योंकि इमरान खान तो पहले ही 2 असेंबलियाँ जीत चुका था और ये तो 5 साल के लिए अब टर्म बन रही है ना, ये कोई महीने 2 महीने या 5 महीने के लिए नहीं है। पीडीएम का ये स्टांस होगा कि क्योंकि खान साहब ये इलेक्शन जीते हुए थे तो उनकी सूबाई हुकूमतों ने कौमी असम्बली के इंतखाबात को इन्फ्लुएंस किया है, फाइनेंस किया है और वो कौमी असम्बली की सीटें भी जीत गए और इस तरह आपका जनरल इलेक्शन भी मुतनाज़ हो जाएगा। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर इमरान खान साहब नहीं जीतते, पीडीएम जीत जाती है, पंजाब भी जीत जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा भी जीत जाते हैं, तो खान साहब ये कहेंगे कि जी क्योंकि फेडरल में ये बैठे हुए थे, इन्होंने उसका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ये दोनों सूबे जीते और अब जब आगे जनरल इलेक्शन अक्टूबर में होने लगेंगे तो खान साहब उसके नताइज को भी नहीं मानेंगे क्योंकि वो फिर मुतनाज़ा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि ये ज़िम्मेदारी के साथ इसके ऊपर बात हो रही है और जो गवर्नमेंट है उसके अंदर भी लोग ये सोच रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ लोग हैं जो ये सोच रहे हैं और इसी तरह ज़ाहिर डिफरेंट जगहों पे भी इसके ऊपर बात हो रही है और मुमकिन तौर पे एक तजवीज़ सामने आ सकती है आने वाले दिनों में कि फेडरल गवर्नमेंट अपना जो अक्टूबर की इलेक्शन के ऊपर डेडलॉक है कि जी हम अक्टूबर से पहले नहीं कराएंगे, वो उससे थोड़ा पीछे आएँ और खान साहब उनको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दें कि जी ठीक है, मौजूदा जो हालात भी हैं, फिर आगे वाले जो सिनेरियो मैंने बयान किया उसको भी जहन में रखते हुए मुमकिन तौर पे ये हो कि एक टाइम दिया जाए कि जी अगले 2 से 3 माह के अंदर या अक्टूबर से थोड़ा पहले जनरल इलेक्शन हो और ये इलेक्शन भी थोड़े से आगे ले जाएं और पूरे मुल्क में एक ही दिन इलेक्शन हो ताकि उस इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालात ना उठें और कहीं ये ना मामला बने दोबारा कि ये कहें जी धांधली हो गई, वो कहें धांधली हो गई, फिर धरने हों, फिर हंगामा आराई हो, फिर अनस्टेबिलिटी हो, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त तो सूरत-ए-हाल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये जो शॉर्ट सा मेरा अभी का व्लॉग है वो स्पेसिफिकली इसी टॉपिक के ऊपर था और आपको कहानी समझ आ गई। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ हमारे नाज़रीन के लिए कि अगर इलेक्शन आप अभी कर देते हैं
90 दिन के अंदर करते हैं तो जो भी जीतेगा उसका इन्फ्लुएंस आगे अक्टूबर के इलेक्शन के ऊपर पड़ेगा। ऐसे वो इस तरह पड़ेगा कि ज़ाहिर है कौमी असम्बली की जो सीटें हैं वो सूबों के अंदर है ना, 2-2 MPs को मिला के एक मेंबर नेशनल असम्बली बनता है, कहीं ज़्यादा बनते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस उसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली रहेगा और हारने वाला उसको ब्लेम करेगा कि जी क्योंकि ये तो साल पहले जीत के बैठे हुए हैं या 6 माह पहले जीत के बैठे हुए हैं, स्टेबल हैं, गवर्नमेंट बनी हुई है, रिसोर्सेज हैं, फंड्स हैं, तो वोट वही होगा कि इसको ख़रीदा गया या मैनेज किया गया। सो बेहतर यही है कि रियासत के बेहतरीन मुफाद में यही है कि जिस तरफ बात चल पड़ी है कि इनको 2 महीने आगे करें, इन इलेक्शन को 3 महीने आगे करें, उसको 3 महीने पीछे करें या 2.5 महीने पीछे करें, जनरल इलेक्शन को पूरे मुल्क में इंतखाबात एक ही दिन करें। इससे मैं समझता हूँ कि एक सस्टेनेबल जो स्टेबिलिटी है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में उसके इम्कानात हैं और अच्छी बात ये होगी कि कम्प्लीटली फेयर इंतखाबात होंगे, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा, पार्टी तब्दील नहीं कराई जाएगी, कोई और कहानी नहीं होगी, फ्री एंड फेयर होगा। और जब सब स्टेक होल्डर बैठ के फैसला कर लेते हैं तो ये सबसे बेहतरीन काम होगा और इस वक्त के मौजूदा क्राइसिस से भी हम निकल आएंगे और आगे सिचुएशन भी बेहतर होगी। मैं अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होता हूँ और इंशाल्लाह ताला फिर इस पर बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।